फ्रेंड्स, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरका शर्मा आपके सामने। जो हम बीएनएस की सीरीज कर रहे थे, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। तो जब हमने इसकी फर्स्ट लेक्चर देखा था तो हमने देखा था कि बीएनएस की इंडेक्स क्या है और इसका हमने कंपेयर किया था आईपीसी के साथ। अब चलते हैं हम आगे और आगे चल के देखेंगे हम चैप्टर 1। चैप्टर 1 है यानी प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक पार्ट, जो कवर करता है हमारे सेक्शन 1 से लेके 3 तक। सेक्शन 1 से लेके 3 तक हमें बताते हैं कि इसका प्रारंभिक पार्ट क्या होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग डी लॉ जंक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो टुडे वी विल कवर यानी आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे डेफिनेशंस और फिर हम देखेंगे साधारण स्पष्टीकरण और पद यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि कानून क्या है और विधि क्या है, यानी विधि क्या होती है, कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि समाज को नियंत्रित करने के लिए, जो हमारा समाज है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए जो प्रभुता संपन्न अधिकारी होते हैं, जो नियम आदि अपने अधीनस्थ अधिकारी और व्यक्तियों के लिए बनाते हैं, वो विधि या कानून कहलाता है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या होता है कि समाज में जो विधि बनाने का काम होता है वो किसको दिया गया है? लेजिस्लेचर को दिया गया है। लेजिस्लेचर को कहाँ पे दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स किए थे तब हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि क्या होता है, विधायिका होती है, हमारा लेजिस्लेचर होता है, कार्यपालिका होती है यानी एग्जीक्यूटिव होता है, और थर्ड होती है हमारी जुडिशरी। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही विधि बनाने का काम विधायिका को दिया गया है। तो समाज को नियंत्रित करने के लिए प्रभुता संपन्न अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए, व्यक्तियों के लिए क्या बनाते हैं? नियम। इन नियमों के द्वारा समाज को नियंत्रित करा जाता है और कोई भी आपराधिक गतिविधि वगैरह होती है उनको इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विधि के प्रकार कौन कौन से हैं। विधि के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ लॉ, विधि के प्रकार, कौन कौन सी विधि होती है। तो जब हम विधि के प्रकारों को देखते हैं तो 2 प्रकार की विधि हमारे सामने आती है। एक आती है हमारी मौलिक विधि और दूसरी आती है हमारी प्रक्रियात्मक विधि। ठीक है, मौलिक यानी सब्सटेंटिव लॉ और प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजर लॉ। मौलिक विधि क्या करती है, सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है, व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों को निर्धारित करता है। यानी मौलिक विधि के द्वारा व्यक्तियों के ऊपर क्या किया जाता है, अधिकार और दायित्व अधिरोपित किए जाते हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है हमारा आईपीसी, जो कि अब है बीएनएस 2023। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या होता है कि हमारे बीएनएस में दिए होते हैं अपराध। ठीक है, अपराध दे रखे हैं कि भाई चोरी का अपराध कौन सा है, हत्या का अपराध कौन सा है, इसमें कितना दंड दिया जाएगा, ये सब बातें हमको बताई गई है मौलिक विधि में। परंतु जब हम बढ़ते हैं प्रक्रियात्मक विधि की तरफ तो प्रक्रियात्मक विधि हमें बताती है प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ में क्या होता है, जो अधिकार और दायित्व दिए गए होते हैं उनके बारे में हमको जो प्रक्रिया बताई जाती है वो हमें बताई जाती है प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं सीआरपीसी, जो कि अब है हमारा बीएनएसएस 2023। ठीक है, और जो हमारी सीपीसी आती है, सिविल प्रोसीजर कोड, वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो क्या हुआ, मौलिक विधि अधिकार और दायित्व बताती है और जो प्रक्रियात्मक विधि होती है वो अधिकार और दायित्वों के संबंध में प्रोसीजर यानी प्रक्रिया बताती है। एग्जाम्पल देखते हैं मौलिक विधि का बीएनएस, आईपीसी, और यहाँ पे प्रक्रियात्मक विधि में सीआरपीसी, बीएनएसएस और सीपीसी। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं अपराध के बारे में। तो जब हम अपराध के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे सामने डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया का। डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया, डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया क्या होता है, ये होता है मानसिक अवस्था का निर्धारण। मतलब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो अपराध करते समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी, ये बताया गया हमको डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया में।
तो जब हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया का, तो क्या होता है, इसका मतलब ये निकलता है कि मान लो किसी व्यक्ति ने सोचा कि मुझे अपराध करना है या हत्या करनी है, तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में ये सोचा कि मैं अपराध करूंगा, हत्या करूंगा, तब तक कोई भी अपराध नहीं होता जब तक कि वो सिंगल पर्सन यानी एक व्यक्ति के दिमाग में होता है। परंतु जैसे ही वो व्यक्ति अपने मानसिक विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष पेश कर देता है या दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को आदान प्रदान कर देता है, तो क्या होता है कि वो एक क्या कर सकता है, अपराध गठित कर सकता है। तो अपराध कौन सा गठित हो सकता है, यहाँ पे अपराध गठित हो सकता है आपराधिक षड्यंत्र का, जो कि हमने आईपीसी में पढ़ा था 120 ए और बी में। ठीक है। और जब हम बीएनएस का सेक्शन देखते हैं तो बीएनएस में आता है सेक्शन नंबर, बीएनएस का सेक्शन नंबर आता है 61। बीएनएस का सेक्शन 61 हमको बताता है कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार है, तो जब तक वो अपराध गठित नहीं करता, जब तक कि वो किसी अन्य व्यक्ति से उसको शेयर नहीं करता। ठीक है, ये बात हुई हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के हम क्या देखते हैं कि एक मैक्सिम आती है, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मैंसिट रिया। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि कोई कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी नहीं हो। तो क्या पता चला इससे हमको पता चला कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करेगा तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो शारीरिक तत्व होना चाहिए और एक मानसिक तत्व होना चाहिए। शारीरिक तत्व से तात्पर्य है कि वो व्यक्ति स्वयं अपराध करेगा, और मानसिक तत्व से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात होनी चाहिए कि मैं अपराध करने वाला हूँ। तो इससे क्या पता चला हमको? इससे हमको पता चला कि एक्टस रियस प्लस मैंस रिया इज इक्वल टू क्राइम। अब हम देखेंगे अपराध के आवश्यक तत्व, मतलब किसी अपराध के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो जब हम अपराध के आवश्यक तत्वों को देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि इसका जो आवश्यक तत्व है वो है हमारा आशय। मतलब किसी व्यक्ति का अपराध करते समय अपराध करने का आशय होना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति होगा, उसका क्या होगा, आशय होगा कि मैं अपराध करना चाहता हूँ या मैं अपराध कर रहा हूँ या कोई व्यक्ति अपराध करेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, तैयारी करेगा। आशय मतलब तो हो गया हमारा इंटेंशन, और तैयारी मतलब हो गई हमारी प्रिपरेशन। तो जो प्रिपरेशन करेगा, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कारित करना चाहता है, तो वो क्या करता है, मान लो उसको खाने में डाल के जहर देना चाहता है, तो वो मार्केट जाएगा, जहर खरीदेगा और फिर उसके खाने में डालेगा और मिला के उसको खिलाएगा। तो इसने पूरी प्रिपरेशन करी, वो मार्केट गया, उसने जहर खरीदा, आके उसके खाने में डाला, तो इसने पूरी एक तरीके से तैयारी करी उसको मारने की। तो तैयारी क्या होती है, सामान्यतः दंडित नहीं होती है। परंतु क्या होता था कि जो आईपीसी के सेक्शन थे 122, 126 और 235 और 399, इसमें क्या बताया था कि साधनों को इकट्ठा करना तैयारी कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम प्रयत्न की तरफ। तो प्रयत्न क्या होता है, सदैव दंडनीय होता है। प्रयत्न को हमेशा दंडनीय माना गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी अपराध को करने की चेष्टा होती है। जो हमारा बीएनएस का सेक्शन आता है 62 क्या होता है, एक ऐसा प्रोविजन है जो हमको बताता है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। जैसा सेक्शन हमारे आईपीसी का 511 हुआ करता था, वैसा का वैसा सेम सेक्शन है हमारा 62। ठीक है, तो प्रयत्न क्या होता है, कई बार क्या होता है अपराधों के साथ ही उनके प्रयत्न के लिए लिखा रहता है कि भाई आपराधिक मानव वध के प्रयत्न के लिए दंड, हत्या के प्रयत्न के लिए दंड। परंतु जहां कहीं इन प्रयत्न के लिए कोई दंड उपबंधित नहीं किया गया है, तो वहां पे कौन सा प्रोविजन चलेगा, हमारा चलेगा सेक्शन 62 बीएनएस का, या फिर आईपीसी का सेक्शन 511। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, परिणाम। सबसे पहले हमारा आशय आया था, आशय के बाद तैयारी की गई, तैयारी के फलस्वरूप प्रयत्न किया गया और प्रयत्न के स्वरूप उसका परिणाम निकला। तो ये हमारे अपराध के आवश्यक तत्व हो गए। ठीक है, परिणाम में क्या होता है, या तो किसी मानव को शरीर क्षति होती है। क्षति कैसे हो सकती है, शरीर की हो सकती है, मन की हो सकती है, ख्याति की हो सकती है, संपत्ति की हो सकती है। तो इस तरीके का जो भी परिणाम निकलता है वो अपराध को गठित करता है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो हमें पता चलेगा कि अपराध के आवश्यक तत्वों को देखने पे हमें पता चलता है कि अपराध में क्या होनी चाहिए, एक व्यक्ति होगा, उसका आपराधिक आशय होगा और उसने कोई आपराधिक कृत्य या लोभ किया होगा और उसका परिणाम क्या होगा, किसी मानव को कोई क्षति कारित हुई होगी।
तो फाइनली अब हम इतना इंट्रोडक्शन देखने के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमको क्या बता रहा है कि प्रिलिमिनरी पार्ट होगा, प्रारंभिक पार्ट होगा, जो कहां से कहां तक कवर होगा, हमारा सेक्शन कवर करेगा ये 1 से लेके 3 तक। सेक्शन 1 से लेके 3 तक कवर करेगा हमारा प्रारंभिक पार्ट, यानी BNS 2023 का चैप्टर 1 प्रारंभिक सेक्शन 1 से लेके 3 तक प्रिलिमिनरी पार्ट, जो कि कवर कर रहे हैं 1 से लेके 3 तक। अब सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमको क्या बता रहा है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। जब हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर मिलते हैं हमको 6 पॉइंट। कितने पॉइंट मिल रहे हैं हमको? इसके अंदर हमको मिलेंगे 6 पॉइंट, जो कि हमको इसके अंतर्गत हमको बताएंगे कि ये क्या क्या बात हमको बता रहा है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो क्या कहा गया है कि ये जो अधिनियम होगा, इस अधिनियम का नाम होगा BNS 2023, यानी कि संक्षिप्त, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, फिर जब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट हमको बोलता है कि यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त करे, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियुक्त की जा सकेगी। तो क्या पता चला हमको कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इसको। ठीक है, इसको लागू कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा करेगी। तो जैसे कि हमारे सामने इसकी डेट आई है, तो वो पता चला है हमको कि 1 जुलाई 2024 से ये अधिनियम लागू हो जाएगा। कब से होगा? 1 जुलाई 2024 से ये हमारा अधिनियम लागू हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमको बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब अगर इसके हम हेडिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे से वो इंडियन हो, कोई भी व्यक्ति होगा वो इसमें शामिल होगा। इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी भिन्न कार्य करते हुए, प्रत्येक कार्य या लोप के लिए, कार्य का तात्पर्य क्या हो गया? जो व्यक्ति ने काम किया, लोप यानी उस काम को छुपाया गया, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किए गए? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति होगा जो कि चाहे से वो भारतीय हो चाहे से वह विदेशी हो। ये बात हमको बताई इसके थर्ड पॉइंट में। फिर इसका जो फोर्थ पॉइंट आता है, उसकी हेडिंग निकलती है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि, ये निधि नहीं है विधि है, विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पे किसी भारतीय विदेशी का नाम नहीं लिया गया, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो भारत में तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। इसका मतलब यह है कि कोई भी भारतीय जब बाहर जाता है, विदेश में जाता है, तो वो अपनी विधि साथ में लेकर जाता है। तो क्या किया जाएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर भारत से परे किसी भारतीय ने किसी भी विधि के अनुसार कोई अपराध किया गया है, तो वो क्या होगा? भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर जो इसका फिफ्थ पॉइंट आया है वो हमें बता रहा है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। ये सारे जो हेडिंग्स है ये हमको आईपीसी में मिली थी। आईपीसी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में हमको ये हेडिंग्स मिली थी और इनको ही पॉइंटों में बता दिया गया है इसमें इसमें बीएनएस के सेक्शन 1 के अंतर्गत। तो जब इसका फिफ्थ पॉइंट हमने देखा तो हमें पता चला कि इस संहिता के उपबंध कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी भारत के किसी नागरिक के द्वारा, यानी भारतीय के द्वारा, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, ठीक है, चाहे वह कहीं पे भी हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन। कंप्यूटर साधन का क्या मतलब हो गया? कंप्यूटर साधन का वही मतलब है जो कि क्या है, आईटी एक्ट जो है हमारा, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन नंबर 1 टैग के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है,
तो क्या हुआ, कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो उस पर भी ये क्या होगा, उस पर भी ये लागू होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें अगर स्पष्टीकरण दिया गया था तो इसमें बताया हमको कि अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो कि यदि भारत में किया जाता तो वो व्यक्ति इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट हमको एक ऐसी बात बता रहा है कि भाई किन पर लागू नहीं होगा, एक तरीके से ये बात इसने हमको बताई है। तो इस सिक्स पॉइंट हमको ये बता रहा है कि इस संहिता में की गई कोई भी बात, यानी बीएनएस में की गई कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिक, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, यहाँ पे आप सैनिक है तो आप इसको आर्मी का नाम दे दो। ठीक है, और विद्रोह और अभित्यजन को, ठीक है, तो यहाँ पे आप कीवर्ड निकाल सकते हो विद्रोह को दंडित करने वाले उपबंधों की विशेष और स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, क्या होती है विशेष विधि, देखिए ये तो होती है हमारी स्थानीय विधि। स्थानीय विधि का मतलब हो गया लोकल लॉ। तो जब हम सेक्शन 2 देखेंगे तो सेक्शन 2 का जो 18 आएगा, सेक्शन 2 का जो 18 आएगा वो हमको बताता है स्थानीय विधि के बारे में। तो स्थानीय विधि वह होती है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो अगर राजस्थान को ध्यान में रखते हुए देखें तो राजस्थान का जो रेंट कंट्रोल एक्ट है, ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट आ गया, वो इसकी स्थानीय विधि का एक उदाहरण हो गया। फिर जब हम देखते हैं विशेष विधि, तो इसका जो बीएनएस है उसका सेक्शन आता है 2 का क्लॉज 30, ये हमको बताता है विशेष विधि के बारे में। विशेष विधि के बारे में बताता है कि विशेष विधि से वह अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है, जैसे कि हमारा हो गया एसटीएससी एक्ट, एसटीएससी एक्ट हो गया ना, विशिष्ट विषय को लागू है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे सेक्शन 1 की। सेक्शन 2 हमको बताता है डेफिनेशंस के बारे में, यानी परिभाषाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं हमको इसके अंतर्गत दी गई हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो आती है हमारी कार्य। कार्य के बारे में हमको बताया गया है नंबर 1 पॉइंट पर। नंबर 1 पॉइंट बोल रहा है हमको कि एक्ट क्या होगा। तो एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। इसका मतलब है कार्यों की एक आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का। ठीक है, कार्यों की आवली क्या होती है, कार्यों की आवली ये होती है कि भाई एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, फिर चौथा काम किया। तो ये जो पंक्ति बनी ना, इसको बोला गया आवली। क्या बोला गया इसको, इसको बोला गया आवली। तो कार्यों की आवली के अंतर्गत कार्य शामिल होता है, ये बताता है हमको नंबर 1 पॉइंट। फिर हम सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमको बोल रहा है जीव जंतु के बारे में। तो जीव जंतु हो गया यानी एनिमल। एनिमल से क्या तात्पर्य है, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। तो जीव जंतु से तात्पर्य मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी है। तो मानव से भिन्न होना चाहिए, यानी इसमें कि मानव शामिल नहीं है, मानव शामिल नहीं है। ठीक है, फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं और चलते हैं बालक की तरफ। तो बालक कौन होता है, बालक वो व्यक्ति है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहलाता है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। फिर हम थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखेंगे हमारा कूटकरण के बारे में। कूटकरण क्या होता है, कूटकरण होता है काउंटरफीट। कैसे कि कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य, सदृश्य यानी हो गया हमारा समान। कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सदृश्य से प्रवंचना करेगी, या वह संभाव्य जानते हुए करता है कि तत् द्वारा प्रवंचना की जाएगी, कि कूटकरण करता है, ये कहा जाता है। क्या मतलब हो गया इसका, कि मतलब कोई व्यक्ति है एक चीज को दूसरी चीज के समान इस तरीके से बना देता है कि वो विश्वास किया जाए कि वो चीज वही है जिसके बारे में बनाया गया है। उदाहरण के लिए मान लो ये कोई डॉक्यूमेंट है, तो कोई व्यक्ति कूटकरण करने के आशय से क्या करता है, एक अन्य डॉक्यूमेंट बनाता है ऐसा का ऐसा, जिसमें विश्वास किया जाए कि भाई ये यही डॉक्यूमेंट है। तो उसने क्या किया, इसको कूटकरण कर दिया, कूटकरण यानी काउंटरफिट कर दिया।
कूटकरण करने के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो, मतलब प्रॉपर इस जैसा का जैसा ये वैसा का वैसा बने, ये आवश्यक नहीं है, परंतु इसके समान बनना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य कर देता है और सदृश्य ऐसा होता है कि उस पर विश्वास की जाए, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी। उपधारणा क्या की जाएगी? कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश्य बनाता है, उसका आशय क्या था? ऐसी प्रवंचना करने का था। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर किसी चीज को इसके समान बनाया, तो उसका आशय क्या था? उसका आशय था कि भाई ऐसा कूटकरण किया जाए। ठीक है, फिर हम देखते हैं 5th पॉइंट। फिर आगे हम बढ़ते हैं न्यायालय की तरफ। न्यायालय यानी कोर्ट। कोर्ट में क्या शामिल होता है? कोर्ट में बताया गया है कि कोर्ट से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है। ठीक है, जिसे विधि द्वारा कार्य करने के लिए अकेले सशक्त किया गया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें न्यायाधीश निकाय को भी शामिल किया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि उस न्यायाधीश निकाय का, जैसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो, यानी उसने जुडिशियल काम किया हो। तो क्या क्या शामिल होगा इसमें? इसमें न्यायाधीश शामिल है, न्यायाधीश निकाय शामिल है जो क्या कर रहा हो? जुडिशियल वर्क कर रहा हो। कैसा काम कर रहा हो? जुडिशियल वर्क कर रहा हो, न्यायिक कार्य कर रहा हो। ये बात हमको इस पॉइंट में बताई। तो ये इसके 5 पॉइंट हो गए। इसमें टोटल है ना, हमारे टोटल कितनी डेफिनेशन है? इसमें टोटल 39 डेफिनेशन है। सेक्शन 2 में 39 पॉइंट्स है जो कि अलग अलग डेफिनेशन को बता रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा मृत्यु। तो क्या बता रहे हैं कि इसमें मानव की मृत्यु होती है। मृत्यु से तात्पर्य मानव की मृत्यु होती है। जब तक तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए, जब तक तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु इसमें शामिल है। तो इतना ज्यादा लंबी लाइन पढ़ने से अच्छा है हम सीधे बोले मृत्यु यानी मानव की मृत्यु। फिर इसका 7th पॉइंट आता है, वो हमको बोलता है बेईमानी से। बेईमानी से का तात्पर्य है कि इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित करे और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे। ठीक है, तो जो सदोष अभिलाभ और सदोष हानि का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको बताया गया है सेक्शन नंबर 38 में। क्या बता रहा था? जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि सदोष अभिलाभ क्या होता है और सदोष हानि क्या करता है। तो क्या क्या मतलब निकला इससे कि भाई इस आशय से कोई कार्य करना जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित करे और किसी दूसरे व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, ये होता है बेईमानी से। फिर हम देखते हैं दस्तावेज। अब दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? तो दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत होता है जिसको किसी पदार्थ पर कैसे करेगा? अक्षरों, अंकों या फिर चिन्हों के माध्यम से क्या करता है? या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। इसके अंतर्गत क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी आते हैं। ई रिकॉर्ड भी आता है इसमें, और डिजिटल जो रिकॉर्ड होता है वो भी दस्तावेज में आता है। किसने बताई ये बात हमको? ये हमको बताई है 2 के 8 पॉइंट के अंतर्गत हमको बताया गया है। ये 2 का 8 पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि भाई दस्तावेज क्या होता है। ठीक है, तो जब हम इसका स्पष्टीकरण देखते हैं तो हमको पता चलता है कि तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं। मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि वो पदार्थ कौन सा है कि जिस पर अक्षर, अंकों या चिन्हों के साधन से कुछ बनाया गया है या कुछ लिखा गया है, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, उसमें उपयोग किया जा सके या नहीं। इसका एक स्पष्टीकरण दे रखा है जो मैंने एक रीड आउट किया है जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। जब हम इसका दृष्टांत देखते हैं तो हमको क्या क्या पता चलता है कि भाई जो साक्ष्य के लिए पेश किया जा सके वो दस्तावेज हो सकता है, बैंकर पर किया गया चेक दस्तावेज हो सकता है, मुक्तारनामा दस्तावेज हो सकता है, मानचित्र या रेखांक दस्तावेज हो सकता है। ठीक है, और जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्निविष्ट हो वो दस्तावेज हो सकता है। ये सारी बातें हमको किसने बताई है? ये बताई है हमको
इसके जो हमारा 2:8 है उसके जो दृष्टांत है यानी इलस्ट्रेशन है उसमें हमको बताया गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के जाएंगे हमारे जो 9 नंबर का पॉइंट है इसका। 9 नंबर का पॉइंट बोल रहा है हमको कपट पूर्वक। लिंग में कौन कौन शामिल है? 10 में आ गया हमारा लिंग। लिंग क्या बता रहा है? लिंग में आएगा कोई पुरुष, महिला या फिर उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर होते हैं उभयलिंगी, इनको भी अब शामिल कर लिया गया है। फिर आता है हमारा 11 नंबर का पॉइंट। 11 नंबर का पॉइंट हमको बोल रहा है सद्भावना पूर्वक। सद्भावना पूर्वक क्या होता है? सद्भावना पूर्वक होता है हमारा गुड फेथ। गुड फेथ क्या होता है कि कोई बात सद्भावना पूर्वक जब कही जाती है जब उसको सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया हो। ठीक है, फिर आती है 12 पे आती है हमारी सरकार। सरकार में कौन कौन शामिल है? सरकार में हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शामिल है। फिर आता है हमारा 13 हमको बोल रहा है संशय। संशय क्या होता है? हार्बर। तो इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना आता है, या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस खंड में प्रगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचाने के लिए करता है। तो क्या करता है कोई व्यक्ति? संशय में कब माना जाता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्या देता है? आश्रय देता है, भोजन देता है, पीने योग्य पदार्थ देता है, धन, वस्त्र, आभूषण, गोला बारूद, इस तरीके की कोई भी मदद करता है या उसको पकड़े जाने से बचने के लिए सहायता करता है, वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। किसने बोली ये बात? हमको 13 ने बोली। फिर 14 हमको बोलता है क्षति क्या होती है। क्षति क्या यानी इंजरी। इंजरी वो होती है जो किसी व्यक्ति के शरीर, बॉडी, मन, ख्याति या संपत्ति को, किस किस चीज को हो गई? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को अवैध रूप से कारित हो। अब हमने यहाँ पे अवैध देखा, तो अवैध क्या होता है ये हमको बता रहा है 15। 2 का 15 हमको बता रहा है अवैध क्या होता है। अवैध वो होता है करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो और जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो। ये बात हमको बोली है 215 ने। इसका मतलब है कि करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो, जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध हो और जो क्या करता हो? सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो। और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। मतलब उसको लोप नहीं करना था और वो लोप कर देता है तो वह अवैध काम करता है। फिर आता है हमारा 16 पे न्यायाधीश। अब ये बता रहा है न्यायाधीश में कौन कौन शामिल होगा। तो न्यायाधीश में ऐसा व्यक्ति शामिल होता है जो कि आधिकारिक तौर पर क्या होता है? न्यायाधीश होता है। तो जो न्यायाधीश होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वो सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। और इसमें क्या होता है? न्यायाधीश के साथ साथ व्यक्ति निकाय भी आता है, जो क्या होता है? निर्णय देने के लिए व्यक्ति के द्वारा, विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। ये बात हमको बोली है 16 नंबर के पॉइंट ने। ठीक है, ये 16 नंबर का पॉइंट है न्यायाधीश का। अब आता है हमारा 17 नंबर का पॉइंट। 17 नंबर का पॉइंट हमको बोल रहा है कि भाई जीवन क्या होता है। जीवन से तात्पर्य मानव जीवन से है। फिर आती है 18 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि क्या होती है? भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू होती है। इसका एग्जांपल हो गया रैंट कंट्रोल एक्ट। अभी हमने पिछले वाले जो ये स्लाइड थी उसमें देखा था इसको। ठीक है, फिर 19 आता है पुरुष। पुरुष में क्या शामिल है? किसी भी आयु का जो नर होता है वो पुरुष होता है। फिर ये होता है 20 हमको बोल रहा है मास और वर्ष। मास और वर्ष क्या होते हैं? मंथ और ईयर। इसमें क्या होता है? ये ग्रेगोरियन नहीं, ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंग मास और वर्ष को निर्धारित किया जाता है। फिर 21 में आती है हमारी जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति को हम एक और एक्ट में पढ़ते हैं, वो कहाँ होती है? टीपी, बेसिकली टीपी में पढ़ा जाता है। तो जंगम संपत्ति क्या होती है? इसके अंतर्गत भूमि और वो चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हो के सिवाय, यानी वो शामिल नहीं होती, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। मूवेबल जैसे कि इसके नाम से ही है कि भाई जो मूव हो सकती हो, मतलब इधर उधर जा सकती हो। तो भूमि से भूबद्ध चीजें, भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई संपत्ति इसमें नहीं आती है। उससे जो भिन्न संपत्ति होती है वो इसमें आती है। ठीक है, फिर 22 में दिया गया वचन। वचन कब दिया? 22 में। तो ये बता रहा है कि एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एक वचन
शामिल होता है। फिर जो आती है हमारी 23, 23 क्या बोलता है हमको शपथ के बारे में, कि शपथ क्या होती है, ओथ होती है। 23 हमारी शपथ। तो क्या बताता है कि इसके अंतर्गत विधि द्वारा सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञान की शपथ ली जाती है। किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञान की शपथ ली जाती है, और ऐसी कोई घोषणा होती है जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि के द्वारा अपेक्षित है या प्राधिकृत है। तो क्या क्या है शपथ के अंतर्गत, कि विधि द्वारा प्रतिस्थापित होती है, सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञान की ली जाती है, और ऐसी घोषणा होती है जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाता है, न्यायालय के समक्ष किया जाता है, और अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए किया जाता है जो विधि के द्वारा अपेक्षित हो। ठीक है। फिर जो 26 हमको बताता है वो बताता है अपराध। तो अपराध क्या बता रहा है कि इसमें कई पॉइंट्स दे रखे हैं, कई सेक्शंस दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपराध होगा। ठीक है। 26 में कई सेक्शंस वगैरह दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग अपराध होगा। फिर हम बढ़ते हैं 27 की तरफ। 27 हमको बोल रहा है, सॉरी 25 हमको बोल रहा है, 26 नहीं 24 में तो था अपराध, और 25 में था लोप। लोप का मतलब होता है लोपों की आवली से तात्पर्य एक लोप होता है, जैसा कि हमने 2:1 में पढ़ा था कार्यों की आवली का भाग। तो जो 225 है ये हमको बता रहा है लोपों की आवली का भाग। कार्य की आवली में क्या देखा था, ये कई कार्य एक साथ हो रहे हैं, ये कार्यों की आवली हो गई। तो ये कई लोप एक साथ हो रहे हैं तो ये लोपों की आवली हो गई। आवली का तात्पर्य एक पंक्ति से होता है। फिर 26 हमको बता रहा है कि व्यक्ति कौन होगा। तो व्यक्ति से तात्पर्य है कंपनी या संगम, व्यक्ति निकाय, चाहे से वो निगमित हो या नहीं। फिर 27 बोल रहा है हमको कि लोक क्या होता है। लोक में आते हैं वर्ग और समुदाय। ये कुछ एक ऐसे पॉइंट है जिनको एक एक पॉइंट में, एक एक वर्ड में अगर हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे। तो जो 28 हमको बोल रहा है वो हमको बता रहा है लोक सेवक। जब हम आईपीसी में देखते थे तो आईपीसी में आता था हमारा 21 लोक सेवक, 21 में लोक सेवक आता था, लेकिन यहाँ पे 28 में लोक सेवक आ रहा है। तो लोक सेवक से तात्पर्य क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है। इसमें कई सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो अगर उन पॉइंट्स को देखते हैं, 10-11 पॉइंट दे रखे हैं, तो उन पॉइंट्स को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। ऐसा व्यक्ति होता है जो आर्मी का होता है यानी सेना का होता है, न्यायाधीश हो सकते हैं, न्यायालय का प्रत्येक ऑफिसर हो सकता है, लोक सेवक की सहायता करने वाला हो सकता है जैसे कि कोई असेसर या पंचायत का सदस्य हो सकता है, माध्यस्थ हो सकता है, पुलिस सरकार का प्रत्येक अधिकारी हो सकता है, पुलिस पुलिस हो सकती है, सरकार का प्रत्येक अधिकारी हो सकता है, सरकार का ऑफिसर हो सकता है जो क्या करे, संपत्ति को ग्रहण करे सिविल मामलों में और धार्मिक मामलों में, और जो क्या होता है निर्वाचक नियमावली यानी इलेक्शन वाले कामों में लगा होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा और वेतन या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन पारिश्रमिक के रूप में लेता है। ये हमको 28 ने बताया था। अब हम बढ़ते हैं 29 की तरफ। 29 क्या बता रहा है हमको, 29 हमको बता रहा है विश्वास करने का कारण। 29 में हमको विश्वास करने का कारण बताया गया है। रीजन टू बिलीव क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है तब कहा जाता है जब वह उस बात को विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। मतलब वो विश्वास रख के कोई काम कर लेता है, उस व्यक्ति को उस पर पूरा विश्वास हो जाता है, उस विश्वास पर रख के वो पर्याप्त रूप से कोई काम कर देता है। फिर आती है हमारी 30 में आती है विशेष विधि। विशेष विधि क्या होती है, विशिष्ट विषय को लागू होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ST/SC एक्ट। ठीक है। फिर आती है हमारी 31 में मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार क्या होता है, सृजित होता है। ठीक है। विधिक अधिकार क्या होता है, सृजित होता है। क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रेस्ट्रिक्टेड, ये जो होती है ना ये चीजें, यानी सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित। निर्वापित है, निर्वाहित नहीं है। ठीक है ना, किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ये अभिस्वीकृत करता है यानी स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या कोई अमुक विधिक अधिकार वह नहीं रखता है। मतलब किसी विधिक अधिकार को एक्सेप्ट करता है और किसी विधिक अधिकार को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये मूल्यवान प्रतिभूति हो गई, हमारी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई। फिर आता है हमारा 32 में वेसल। वेसल यानी जलयान। तो ऐसे जलयान क्या होता है, ऐसी चीज होती है जो मानवों के
या किसी संपत्ति के, ह्यूमन के या प्रॉपर्टी के क्या करती है, जन यानी जन नहीं, यहाँ पे होगा ये जल, जल के द्वारा परिवहन, जल के द्वारा परिवहन यानी आने जाने के लिए बनाई गई हो। फिर आता है 33 में स्वेच्छा। स्वेच्छा क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, ये तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों के द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उससे उसका कारित होना संभाव्य है। क्या हुआ, अगर इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, मतलब स्वेच्छा से तात्पर्य हो गया कि कोई व्यक्ति जानता है कि इस कार्य का क्या परिणाम निकलेगा, उस कार्य के परिणाम को जानते हुए भी वह काम करता है। अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कै लूट को सूकर बनाने के प्रयोजन से, एक कै नाम का व्यक्ति है, ये एक कै नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये लूट को सूकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है। ये एक बड़ा सारा गांव है या कुछ भी शहर है, मतलब इसमें क्या करता है, एक ग्रह में एक घर है, इस ग्रह में क्या करता है, आग लगा देता है, ठीक है, और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। इसमें एक व्यक्ति रहता है जो कि क्या हो जाता है, मर जाता है, ये व्यक्ति हो गया मर गया। मतलब यहाँ कै का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का नहीं था, ये नहीं जानता था कि ये व्यक्ति मरेगा, पर क्या हुआ, वह दुखी भी था कि भाई उससे मृत्यु हो गई। यदि वह जानता था कि संभाव्य के मृत्यु कारित कर देगा तो उसने मृत्यु कारित किया। अगर इसको पता होता कि इस घर में ये व्यक्ति है और ये मर जाएगा तो इसको दायी ठहराया जाएगा, पर ये सोचता कि भाई खाली घर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, और फिर आग लगा देता लूट के प्रयोजन से, तो फिर तब तो इसने स्वेच्छा क्या है, मृत्यु कारित नहीं करी, केवल लूट स्वेच्छा कारित करी है। ये वाली बात इसने 33 ने हमको बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चलेंगे पॉइंट नंबर 34 हमें बता रहा है विल के बारे में। विल हो गई यानी वसीयती दस्तावेज होता है, विल मीन्स क्या होता है, वसीयती दस्तावेज। फिर आती है 35 में महिला। तो महिला किस वर्ग की हो सकती है, महिला किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक होता है, किसी भी आयु की मानव नारी होती है। फिर आता है हमारा 36 हमको बोल रहा है सैदोष अभिलाप। सैदोष अभिलाप से क्या तात्पर्य है, जिसका अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो, यानी कि ये लाभ किसी और व्यक्ति को मिलने वाला था और ये लाभ इसने स्वयं ने प्राप्त कर लिया। फिर आती है हमारी सैदोष हानि। सैदोष हानि से तात्पर्य है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो, मतलब हानि उसे मिली है जिसको कि जो व्यक्ति वैध रूप से इसका हकदार था, ठीक है। फिर आ गए हमारे 38 में सैदोष अभिलाप प्राप्त करना, सैदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सैदोष अभिलाप प्राप्त करता है तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति किसी चीज को सैदोष रूप से रखे रखता है, और तब भी जबकि वह सदोष उसका अर्जन करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखे जाता है, मतलब उसकी संपत्ति है उसको संपत्ति से अलग रखा जाता है, तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष रूप से वंचित किया जाता है। मतलब सदोष अभिलाप हो गया कि उसका प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका हकदार नहीं होता, और सदोष हानि उठाने वाला व्यक्ति क्या होता है, उसने हानि गलत तरीके से उठाई है, वो व्यक्ति उसका वैध रूप से हकदार होता है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट आता है 39, 2 का 39 जो आता है वो हमको बताता है उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु आईटी एक्ट में और किसमें, बीएनएस एक्ट में, बीएनएसएस में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस संहिता और अधिनियम में उनके हैं, ठीक है। क्या बताया इसने कि इसमें बताया गया जो जिनकी परिभाषा यहाँ पे दे रखी है वो तो ठीक है, पर जिनकी परिभाषा यहाँ पे नहीं दी गई है और आईटी एक्ट 2000 में दी गई है, फिर बीएनएसएस यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दी गई है, उसके वही अर्थ होंगे जो कि उस संहिता और अधिनियम में उनके हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे सेक्शन 2 की। अब जो देखेंगे वो देखेंगे हम सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमको क्या बता रहा है, जनरल एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारे आईपीसी का चैप्टर 2 हुआ करता था। अब वो जो चैप्टर 1 है बीएनएस का, चैप्टर 1 उसका थर्ड सेक्शन है साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन। क्या बता रहा है हमको बता रहा है कि इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। कितने पॉइंट दे रखे हैं, 9 पॉइंट है ये टोटल मिला के 9 पॉइंट है जो हमको बताते हैं कि भाई जनरल एक्सप्लेनेशन क्या होगा, साधारण स्पष्टीकरण क्या होगा, ठीक है। तो
चैप्टर जो सेक्शन जो 1 था उसमें तो हमको संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ वगैरह बता दिया, ठीक है। सेक्शन 2 में हमको डेफिनेशंस बता दी। अब जो सेक्शन 3 आ रहा है वो हमको साधारण स्पष्टीकरण बता रहा है। तो जब हम सेक्शन 3 का क्लोज 1 देखते हैं तो अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट हमको बोल रहा है कि संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना। बेसिकली क्या है इसके अंदर, जब हम आईपीसी में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे तो जो जनरल एक्सप्लेनेशन थे, साधारण स्पष्टीकरण थे, उन्हीं कुछ पॉइंट्स को इन्होंने यहाँ पे बताया गया है। तो इसको हम आईपीसी से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो देखा हमने कि जब हम इनके पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट निकलता है वो हमको बताता है इसकी हेडिंग कि संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन संहिता समझा जाना। तो जो सेक्शन 6 था हमारे आईपीसी का, उसको एज इट इज इन्होंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड उपबंध और प्रत्येक जैसी भी परिभाषा इस दंड का उपबंध, प्रत्येक दृष्टांत, साधारण अपवाद, मतलब जो जो यहाँ पे बताया गया है वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, ये इसने बताया है, ठीक है। फिर जब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं तो इसका मतलब आता है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, मतलब जिसको पहले एक बार स्पष्ट कर दिया वो आगे वैसा का वैसा रहेगा। जैसा कि हमने सेक्शन 7 आईपीसी का देखा था, ये वैसा का वैसा सेक्शन है, ठीक है। इसका जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है वो हमको बोल रहा है पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। अगर पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति होती है तो वो मालिक के कब्जे में संपत्ति मानी जाती है, ऐसा बोला है इस पॉइंट ने, ठीक है। तो जो सेक्शन 27 था आईपीसी का वो भी हमको सेम बात बोल रहा था। फिर हमको फोर्थ पॉइंट बोलता है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। ये इसका फोर्थ पॉइंट है जो हमको सेक्शन 33 आईपीसी बोला करता था, ठीक है। फिर 5 हमको बोल रहा है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य, ठीक है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्वधीन होगा मानो उसने वह काम अकेले किए हो। तो ऐसा का ऐसा सेक्शन हमने आईपीसी में सेक्शन 34 देखा था। यहाँ तो ये सेक्शन 3 के सब क्लोजेस है, वहाँ पे सेक्शन 34 था। फिर जो इसका 6th पॉइंट आता है वो हमको बोलता है जब ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है, ठीक है। आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है तो वो कार्य आपराधिक होता है। जो आईपीसी का सेक्शन 35 था वो हमको सेम बात बताता था, ठीक है। फिर आते हैं हम इसके 7th पॉइंट पर, इसको हम कीवर्ड दे सकते हैं पार्टली पार्टली, पार्टली पार्टली यानी अंशतः अंशतः। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप के द्वारा कारित परिणाम। जो सेक्शन आईपीसी था, सेक्शन 36 था आईपीसी का, वो भी हमको सेम बात बोल रहा था। इसमें क्या होता है कि एक मानो कि एक इसका जो उदाहरण था उसमें ये था कि कै अंशतः य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः य को पीटकर जानबूझकर य की मृत्यु कारित करता है। कै ने क्या किए? हत्या करी है। मतलब कभी उसको खाना देने का लोप करता है और कभी क्या करता है वो उसको वो करता है, मारपीट करता है उसके संग। तो ऐसा करके अगर उसने हत्या कारित की है तो भी वो इसके अंतर्गत आएगी। फिर इसका जो 8th पॉइंट है वो हमको बोलता है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके सहयोग करना, ठीक है। ये बोल रहा है हमको इसका 8th नंबर का पॉइंट। तो जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 37 आता था, आईपीसी का सेक्शन 37 आता था वो भी हमको सेम बात बोलता था, सेक्शन 37 आईपीसी, ठीक है। और अब इसका एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट जो है वो उसका 9th पॉइंट है जो हमको बता रहा है कि जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबंध है वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ये बात हमको बोली है इसके 9th नंबर के पॉइंट में, ठीक है। जैसा कि बताया गया था हमको 38 सेक्शन 38 आईपीसी में वैसा का वैसा बात हमको बोल रखी है इसके 9th पॉइंट में। तो ये देखा हमने चैप्टर देखा हमने फर्स्ट। इसमें थे 3 सेक्शन। सबसे पहला था कि संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, फिर सेक्शन 2 आया हमारे डेफिनेशन परिभाषाएं, फिर सेक्शन 3 आया इसका साधारण स्पष्टीकरण। तो इस अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे जो चैप्टर 2 आएगा उसमें हम देखेंगे दंडों के विषय में,
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डीलॉ जंक्शन के संग, और बीएनएस की सीरीज़ को हमारे साथ कंप्लीट कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक बीएनएस के एक्ट नहीं लिए हैं वो पहले प्लीज़ बीएनएस का एक्ट परचेज कीजिए, और फिर आप इस लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको इनको समझने में आसानी रहेगी। तो जुड़े रहिए डीलॉ जंक्शन के साथ, और आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं जो कि है डीलॉ इंस्टीट्यूट। ठीक है। अरे यार